हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिसेंट्रलाइज एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लें कि जैसे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, और मानसून क्या होता है, ऐसी कुछ बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेदर क्या होता है। अब रेनफॉल, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में जब डे टू डे चेंज आता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज आता है, जैसे डे टू डे चेंज हो गया, वीक के लिए हो गया, मंथ के लिए हो गया, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब चेंज आता है उसको वेदर बोलते हैं ना। जैसे आज का वेदर सनी डे है, ह्यूमिडिटी आज ज़्यादा है, आज रेनी डे है, मतलब आज बारिश हो रही है, तो मतलब ये डे टू डे चेंज होते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, देखिए जब वेदर में लॉन्ग टर्म वेरिएशन आता है, मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो होते हैं उनमें जब लॉन्ग टर्म चेंज आता है, अप्रोक्सीमेटली 30 साल तक, 30 ईयर्स तक जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म वेरिएशन आता है वेदर में, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। अब क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, देखिए किस किस चीज़ से क्लाइमेट अफेक्ट होता है, मतलब वेरिएशन चेंज आती है क्लाइमेट में उन फैक्टरों से। जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, टोपोग्राफी वेरिएशन हो गया, रिलीफ फीचर्स होते हैं, माउंटेन होता है, प्लेट्यू होता है, प्लेन एरिया है तो अलग अलग टेम्परेचर होगा। एल्टीट्यूड में कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन एरिया है, तो एल्टीट्यूड से भी चेंज आएगा। लैटिट्यूड से आएगा कि टेम्परेट में है, ट्रॉपिक में है ना, इक्वेटर पे है, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट में चेंज आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यदि सी के पास में कोस्टल एरिया या सी के पास में है, सी पास में है को, तो उससे क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलेंगी। ठीक है, माउंटेन है तो वहाँ वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, लैंड ब्रिज और वैली ब्रिज चलेंगी ना, वहाँ प्रिवेल करेंगी। और बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी ना, अब जैसा कि मालूम है कि लैंड जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो उसकी वजह से यदि पास में सी होगा तो उसकी वजह से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलेगी। यदि सिर्फ लैंड एरिया होगा, लैंड लॉक स्टेट होगा, तो गर्मी भी वहाँ बहुत होगी और ठंड भी वहाँ बहुत होगी। तो इस सबसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, हमने देखा। क्लाइमेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्या प्रभाव डालता है लोगों पर, उनकी लाइफ स्टाइल पर। दो लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ डिटरमाइंस होती है क्लाइमेट से ना। जैसे कि माउंटेन में जो लोग रहते हैं उनका जो सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो पीपल प्लेन एरिया में रहते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है क्लाइमेट का। तो लिया कि क्लाइमेट होता क्या है, वेदर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ब्रीफ डिस्कशन ले लिया है। डिटेल में इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत मानसून के बारे में। जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है वेदर या सीजन ना। तो मानसून है क्या? मानसून एक रिवर्स सीजनल विंड्स है। रिवर्सल सीजनल विंड्स मतलब सीजनल विंड एक सीज़न में आती हैं। रिवर्सल है क्योंकि जो मई से लेके सितंबर तक ये इनका डायरेक्शन रहता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और अक्टूबर से अप्रैल तक इनका डायरेक्शन रहता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। चेंज होता है डायरेक्शन में, इसलिए इनको रिवर्सल विंड बोला जाता है, रिवर्सल सीजनल विंड बोला जाता है। अब देखिए ये चलती कैसे है, मतलब क्या होता है, देखिए जब सन डायरेक्टली ओवर हेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब समर सोल्स्टिस के टाइम, तो जो इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और साथ में जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो नॉर्थ, हिमालय की नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो विंड होती है वो ब्लो करती है, मतलब चलती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है इंडियन ओशियन में, वहाँ से जो विंड फ्लो करती है, वहाँ से विंड जो ब्लो करती है, मतलब चलती है नॉर्थ वेस्ट वाली, जब वो इक्वेटर को क्रॉस करती है तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ। फिर वो साउथ वेस्ट और साथ में वो मॉइस्चर लेके भी आती है, वो विंड, मानसून विंड्स होती हैं वो साथ में मॉइस्चर भी लेके आती हैं। फिर वो साउथ वेस्ट वाले मानसून जब इंडिया में इंटर करता है तो वो दो ब्रांच में टूट जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी दो पार्ट में टूट जाती हैं। एक चले जाती है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इंडिया के, जहाँ चेरापूंजी मोसेरम में हैवी रेनफॉल करती है, और एक जो बंगाल वाले एरिया से इंडिया में इंटर करती हैं, उसका पूरा बाकी के पार्ट्स में फैल जाती हैं। और जो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है और साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, वहाँ भी रेनफॉल बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो जो वेस्टर्न घाट है उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ हैवी रेनफॉल करती है। अरेबियन सी जब वेस्टर्न घाट से कोलाइड करती है वहाँ हैवी रेनफॉल होती है, और जो उसका वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, ईस्टर्न वाला पार्ट, वहाँ रेनफॉल नहीं होती, तो वो एक ड्राई रीजन होता है।
उसके बाद जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है फिर वो 2 ब्रांच में टूटती है, एक केरल ब्रांच और एक मुंबई ब्रांच। फिर मुंबई ब्रांच बाकी वाले पार्ट में जो अरावली दो राजस्थान में कम बारिश का कारण क्या है, जो अरावली ब्रांच जो अरावली रेंज है उसकी हाइट कम है और उसकी वजह से वो रोक नहीं पाती, तो राजस्थान में कम बारिश नहीं आती, तो वो क्रॉस करते हुए चली जाती है अरेबियन सी ब्रांच। उसके बाद वो बाकी पार्ट में बारिश करती है और मध्य प्रदेश का मालवा वाला भी अरेबियन सी ब्रांच से होता है, जो मुंबई ब्रांच से। जो केरल ब्रांच होती है अरेबियन सी से, वो सतपुरा वाला पार्ट है, ईस्टर्न रेंज महादेव हिल्स वाला, वहाँ कोलाइड करती है सतपुरा से और वहाँ हैवी रेनफॉल करवा देती है ना। और उसी एरिया में जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो केरल ब्रांच है वो कोलाइड करती है और वहाँ हैवी रेनफॉल करवा देती है। अब मध्य प्रदेश में जो नॉर्दर्न वाला पार्ट एरिया है, नॉर्थ वाला पार्ट है, जो चंबल एरिया वाला पार्ट है और मालवा वाला एरिया है, वहाँ लिटिल रेनफॉल होती है, बहुत लेस रेनफॉल होती है, 80 सेंटीमीटर समथिंग, उससे भी कम। उसका कारण ये है जब अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब कोलाइड करती हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन आता है, उसमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और लेस रेनफॉल होती है उन एरिया में, ठीक है, मालवा वाले एरिया में और नॉर्थ वाले एरिया में मध्य प्रदेश के ना। तो ये रहता है। अब देखिए मध्य प्रदेश या इंडिया में रेनफॉल आती है कैसे, देखो सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट और जो ईस्टर्न इंडिया का और मध्य प्रदेश का ईस्टर्न वाला और साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आती है, उसके बाद सेंट्रल में आती है, फिर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाली पार्ट में आती है, वेस्टर्न वाली पार्ट में आती है, तो ऐसे रेनफॉल आती है। उसके बाद क्या होता है, फिर रिट्रीटिंग मानसून होता है। जब क्या होता है विंटर में क्या होता है कि जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, उसकी वजह से जो इंडिया में और मध्य प्रदेश में क्या होता है लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जो सदर्न वाला एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, उसमें हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, फिर विंड फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब इंडिया से जाती है साउथ ईस्ट एशिया जो सदर्न एटमॉस्फेयर में वहाँ जाती है, तो फिर वो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, विद्रोह मानसून, जिससे क्या होता है जो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट उसका डायरेक्शन रहता है और वो थोड़ा मॉइस्चर जो इंडिया का तमिलनाडु वाला और ये साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ी रेनफॉल करवा देती है। उसके बाद वो जाती है इंडियन ओशियन में, उसके बाद वो इक्वेटर को क्रॉस करके डायरेक्शन चेंज करती है, उसके बाद फिर वो वहाँ बारिश करवाती है। तो ऐसे ये मानसून विंड चलती हैं। तो एक हमने ब्रीफ डिस्कशन ले लिया, डिस्कशन इसका डिटेल में हम इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में लेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को, देखिए एक तो प्रेजेंस ऑफ हिमालय इन नॉर्थ में हिमालय की वजह से जो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट जो नॉर्थ वाला पार्ट स्पेशली प्रभावित होता है। एक जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो सी से जो डिस्टेंस वहाँ का कम है उसकी वजह से प्रभावित होता है। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है और साउथ ईस्ट वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल के पास में होने के कारण प्रभावित होता है। तो साइक्लोन जब बे ऑफ बंगाल में आते हैं तो जब तक वो मध्य प्रदेश तक आता है तो उसका जो इफेक्ट वो कम तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत रेनफॉल टोरेंटियल रेनफॉल करवा देता है ईस्टर्न वाले पार्ट और साउथ ईस्टर्न वाले पार्ट में मध्य प्रदेश के में। फिर माउंटेन है, प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश हाईलैंड स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। और बात करें तो समर स्टॉर्म चलती हैं लू नॉर्दर्न वाले पार्ट में, और विंटर में जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड चलती हैं जिससे रेनफॉल होती है, जिसको मावट बोलते हैं विंटर रेनफॉल। जो ईस्टर्न वाले पार्ट में ईस्टर्ली जो चलती है साइबेरिया से वो रेनफॉल करवाती है जो हैवी डैमेज करती है क्रॉप्स को, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने समझने वाली चीज़ तो समझ ली। अब हम मेन बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लाइमेट और मध्य प्रदेश से, जैसा कि कहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ कम रेनफॉल होती है, कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, कितने सीजन होते हैं, लोकल टर्म क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हम पढ़ेंगे जो कि मेन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो मध्य प्रदेश का सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है। तो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट ट्रॉपिकल और मानसूनल। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर क्या लगाएंगे पेपर में जब आएगा कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट क्या है। तो ये मध्य प्रदेश का ट्रॉपिकल एंड मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 14 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो, एक है अपना रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह ना, जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया। तो ये वाली एरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो उसकी वजह से ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ट्रॉपिकल रहता है, डायरेक्टली ओवरहेड रहता है सन। और दूसरा मानसूनल इसलिए क्योंकि यहाँ रेनफॉल होती है बाय साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। लगभग 89-90% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है मध्य प्रदेश में। बाकी की 10% रेनफॉल विंटर रेनफॉल होती है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड वगैरह चलती हैं उससे होती है, जो विंटर में होती है, जिसको लोकली जो मध्य प्रदेश में मावट बोलते हैं। जो कभी कभी MPPSC में पूछ भी लिया जाता है जो विंटर रेनफॉल है वो मध्य प्रदेश में क्या कहलाती है, मावट कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देख ली ये बातें, हमने ये देख लिया कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है, मानसून है। कारण भी देख लिए ट्रॉपिकल क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मानसूनल क्यों है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप के सीजन हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 टाइप के सीजन हैं, एक है समर, एक है विंटर और एक है रेनी। लोकली इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। समर सीजन को मध्य प्रदेश में ओनाला बोला जाता है, ओनाला। और जो रेनी सीजन है उसको मध्य प्रदेश में चौमासा बोला जाता है।
और जो विंटर सीजन है उसको मध्य प्रदेश में सियाला बोला जाता है। देखिए जो समर सीजन है उसको उनाला, विंटर को सियाला और रेनी सीजन को चौमासा बोला जाता है। जो समर सीजन है उनाला है उसका टाइम पीरियड है मिड मार्च से, मतलब 15 मार्च से मिड मार्च से लेके मिड जून तक उसका टाइम पीरियड है। जो रेनी सीजन है जो चौमासा है उसका टाइम पीरियड है मिड जून से लेके मिड सितंबर तक। और जो विंटर सीजन है उसका टाइम है मिड अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक। तो ये उसका सीज़न है। देखिए जो अक्टूबर नवंबर वाला टाइम पीरियड होता है उसमें जो मानसून होता है वो रिट्रेट करता है, विद्रोह और मानसून बोला जाता है जिसको, जिससे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है और उसमें उसको सेकंड समर सीजन भी बोला जाता है। तो ये हमने सीजन देख लिया, 3 सीजन है हमारे मध्य प्रदेश में, चौमासा, उनाला, सियाला। टाइम पीरियड देख लिया, जो समर है उनाला है वो मिड मार्च से लेके मिड जून तक रहता है, रेनी सीजन रहता है चौमासा मिड जून से लेके मिड सितंबर तक रहता है, और जो विंटर रहता है वो रहता है मिड अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक रहता है। सेकंड समर सीजन बोलते हैं जब रिट्रीट मानसून होता है, क्योंकि उस समय थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो ये हमने देख लिया। देखिए अक्सर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में किस टाइप का क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मध्य प्रदेश में कितने सीजन है? 3 सीजन है, समर, रेनी, विंटर। उसके आप नाम बता दिए गए हैं कि लोकल टर्म क्या है, उनाला, सियाला और चौमासा है। टाइम पीरियड बता दिया है, कब से कब तक रहते हैं, सेकंड समर सीजन बता दिया है। जो विंटर वाला सीजन है उसका एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो समर का एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 42 डिग्री सेल्सियस लगभग। और थ्रू आउट द ईयर एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, वो रहता है 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, तो वो रिकॉर्ड किया गया 1995 में। जो विदिशा का गंज वासोदा है वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना किया गया? 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब जो रिसेंटली अभी छतरपुर का नौगांव और खरगोन वाले एरिया में भी हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया है। जो और मिनिमम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है मध्य प्रदेश में, तो मिनिमम टेम्परेचर मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है। कितना? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। जो ओवरऑल समर सीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के। और जो मिनिमम टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ रहता है ओवरऑल विंटर सीजन में, तो वो रहता है पचमढ़ी में। ठीक है, तो 4 फैक्ट देखे हमने इसमें कि एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो वो किया गया है विदिशा के गंजवासोदा में। कितना किया गया है? 48.9 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो मिनिमम टेम्परेचर शिवपुरी में किया गया है। कितना किया गया है? -2 डिग्री सेल्सियस। रिसेंटली छतरपुर के नौगांव में भी 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया है। ओवरऑल सीजन की बात करें, जैसे कि विंटर का ओवरऑल सीजन और समर का ओवरऑल सीजन, तो ओवरऑल समर सीजन में सबसे हाई मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है ओवरऑल सीजन विंटर का, उसमें सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया गया है ओवरऑल सीजन में, वो पाया गया है अपना पचमढ़ी में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो पचमढ़ी हिल स्टेशन है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में जो हॉटेस्ट मंथ है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर किस मंथ में रहता है, जो हॉटेस्ट मंथ है बोला जाता है, सबसे गर्मी वाला महीना, वो है मई। मई के टाइम पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो ठंडा महीना कोल्डेस्ट मंथ है वो है दिसंबर। दिसंबर में कम से कम 21 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। देखिए सागर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कभी कभी सागर डिस्ट्रिक्ट का भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस महीने पहुंचता है, मिनिमम टेम्परेचर किस महीने पहुंचता है, तो सागर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है, हायर टेम्परेचर पहुंचता है जून वाले महीने में। ओवरऑल एमपी की बात करें तो हॉटेस्ट मंथ हमें मालूम है कि वो है मई का, लेकिन सागर डिस्ट्रिक्ट में जून में पहुंच जाता है। और जो कोल्डेस्ट मंथ है सागर डिस्ट्रिक्ट में जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो रहता है जनवरी वाले मंथ में। तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, जो ताप अंतर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो दिन का और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है डे एंड नाइट के बीच में। आपको मैप से समझा देते हैं। जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, तो ये मैप से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि देखो जो आपको ये नॉर्दर्न वाला पार्ट में जो शिवपुरी दिख रहा है, वहाँ हमने देखा कि मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जो विदिशा का अपन गंजवासोड़ा में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पचमढ़ी में ओवरऑल विंटर सीजन में कम टेम्परेचर रहता है। ग्वालियर में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है ओवरऑल सीजन समर की बात करें, ठीक है। सागर का हमने देख ही लिया था। और हॉटेस्ट मंथ हमने देख लिया मई रहता है, कोल्डेस्ट मंथ देख लिया दिसंबर रहता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर देख लिया विंटर का 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो हमने
समर सीजन का भी एवरेज टेम्परेचर देख लीजिए जो 42 डिग्री सेल्सियस समथिंग रहता है। जो ओवरऑल ईयर का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो भी देख लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ फैक्ट्स की बातें कर ली हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जो आइसोथर्मल लाइन है, समताप रेखा है, वो है 42 डिग्री सेल्सियस की। कितनी? 42 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, साउथ में 42 डिग्री से कम टेम्परेचर पाया जाता है। आपको मध्य प्रदेश का ये मैप दिख रहा है, इसमें तो हम देखते हैं कि जब हम नॉर्थ से साउथ आते हैं या साउथ से नॉर्थ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो क्या चेंज आता है टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में। ठीक है, जब आप नॉर्थ से साउथ आओगे तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि साउथ में क्या है, माउंटेन्स एरिया है ना, माउंटेन्स एरिया है ना, और इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। देखो, नॉर्थ से साउथ आओगे टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी क्योंकि बारिश ज़्यादा है। आप साउथ से नॉर्थ जाओगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। और वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में बारिश बहुत होती है। अब बात करते हैं, जब आप नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है, जो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लू वगैरह भी समर स्टॉर्म्स भी चलती हैं वहाँ पे, और जो कॉलिजन होता है अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आता है उसे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ लिया हमने कि जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब ये सब हमने चीज़ समझनी है, कॉन्सेप्ट जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कि अब हम रेनफॉल की बात करते हैं। देखिए, हमें ऐसा कि मालूम है कि मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम रेनफॉल जुलाई और अगस्त मंथ में होती है। 89% रेनफॉल मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से होती है और 10 से 11% रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो विंटर रेनफॉल होती है, जिसको मावट बोलते हैं, उससे होती है, जो कि बीट के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। कुछ रेनफॉल जो ईस्टर्नली चलती हैं साइबेरिया प्लान से, उससे ईस्टर्न पार्ट में और साउथ ईस्ट पार्ट में जो मध्य प्रदेश में, उसमें रेनफॉल होती है, वो हैवी डैमेज करती है क्रॉप्स को। तो ये हमने देख लिया रेनफॉल के बारे में। अब हम देखते हैं तो मैक्सिमम रेनफॉल मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। कितनी होती है? 212 सेंटीमीटर। किसी किसी बुक में इसको 199 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? तो सबसे कम रेनफॉल भिंड जिले के गोहद में होती है। कितनी होती है? 66 सेंटीमीटर, और किसी बुक में 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में रेनफॉल की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी एवरेज रेनफॉल होती है? तो लगभग 112.5, मतलब 112.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एवरेज मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम रेनफॉल मध्य प्रदेश में कौन सी ब्रांच से होती है? मध्य प्रदेश में मैक्सिमम रेनफॉल बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। अरेबियन सी से कम रेनफॉल होती है क्योंकि अरेबियन सी का ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है वो वेस्टर्न वाले घाट में ही चले जाता है, इसलिए वो कम पानी, कम मॉइस्चर लेके वो आती है मध्य प्रदेश में, जो कि थोड़ा मालवा वाला वेस्टर्न वाला पार्ट में ही बारिश करवा पाती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो समवर्षा वाली रेखा है वो कौन सी है? वो है 75 सेंटीमीटर की। मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ रेनफॉल। कितनी रेनफॉल होती है उस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो रेनफॉल रीजन जो कि 50 से 75 सेंटीमीटर रहती है। 50 से 75 सेंटीमीटर जिस एरिया में रहती है वो लो रेनफॉल रीजन होता है। जो बिलो एवरेज रेनफॉल रीजन होता है वहाँ पे 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और एवरेज रेनफॉल हमें मालूम है 112.5 सेंटीमीटर होती है। तीसरा वाला है अबव एवरेज रेनफॉल रीजन, जहाँ 100 से लेके 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, और एक है एक्सट्रीम रेनफॉल रीजन, जहाँ एक्सट्रीम बारिश होती है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, उसमें 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर 100 से लेके 125 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है और अरेबियन सी से भी होती है, बहुत ब्रांच से होती है बारिश। और साउथ ईस्ट वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। जैसे 3 डिस्ट्रिक्टों में हैवी रेनफॉल होती है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 212 या 199 सेंटीमीटर। बालाघाट में 160 सेंटीमीटर,
और जो मंडला है वहाँ भी 140 सेंटीमीटर, तो साउथ ईस्ट वाले पार्ट में एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। तो ये हमने रेनफॉल का डिवीजन समझ लिया। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि मैप दिख रहा है, तो जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो रेनफॉल बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो रेनफॉल बढ़ेगी, रेनफॉल का टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा रेनफॉल होगी, ज़्यादा समय के लिए होगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ा, रेनफॉल भी बढ़ी और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी क्योंकि रेनफॉल हाई है, और टेम्परेचर कम होगा। तो 4 चीज़ें देखो कि नॉर्थ से साउथ आओगे तो रेनफॉल बढ़ी, ह्यूमिडिटी बढ़ी, टाइम पीरियड भी रेनफॉल का ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होगा। साउथ से नॉर्थ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बारिश कम है, ह्यूमिडिटी कम होगी, रेनफॉल भी कम है और टाइम पीरियड भी कम होगा रेनी सीजन का। जब आप ईस्ट से बैक जाओगे तो रेनफॉल कम, ह्यूमिडिटी कम, टाइम पीरियड इक्वल रहता है, और जो टेम्परेचर भी कम। जब आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, रेनफॉल ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, टाइम पीरियड इक्वल रहता है रेनी सीजन का, और जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जब आप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेनफॉल बढ़ेगी, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा जब आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाओगे, रेनफॉल कम, टेम्परेचर कम ना, और ह्यूमिडिटी भी कम और टाइम पीरियड भी कम। और जो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की बात करोगे तो रेनफॉल बढ़ेगी, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा। और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाओगे तो ह्यूमिडिटी कम, रेनफॉल कम, टेम्परेचर हाई और टाइम पीरियड भी कम। तो ये आप कन्फ्यूज हो रहे हो क्या बात चल रही है, तो आप मैप में दिख रहा है आपको। तो ये मैप में आप जब नॉर्थ से साउथ जाओगे तो आपको मालूम है कि नॉर्थ से साउथ आते हैं तो क्या होता है, आप साउथ और साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हाई रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी भी हाई होगी और टेम्परेचर इस एरिया में कम रहता है और टाइम पीरियड। बस आपको यही समझना है कि नॉर्थ से साउथ जाओगे रेनफॉल बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और टाइम पीरियड भी बढ़ेगा रेनफॉल का, और टेम्परेचर कम होता है। जब साउथ से नॉर्थ जाओगे इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टेम्परेचर कम, रेनफॉल भी कम और ह्यूमिडिटी भी कम ना, और टाइम पीरियड भी इक्वल रहता है, ठीक है। और वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो सेम हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये आप समझ लोगे। समझ में नहीं आए तो इसको फिर से वीडियो देख के समझ लेना आप ना। अब हम थोड़ा विंटर्स को देख लेते हैं। जैसा कि पता है कि विंटर्स का टाइम पीरियड होता है मिड नवंबर से लेके अपना मिड मार्च तक रहता है। इसको लोकली सियाला बोला जाता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। आइसोथर्मल लाइन जो सम ताप रेखा जो रहती है विंटर के समय वो 21 डिग्री सेल्सियस की रहती है। वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अब नॉर्थ वाले और साउथ में। नॉर्दर्न वाला कम ठंडा रहता है, जो साउथ वाला ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये हमने देखा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये 2013 में फर्स्ट स्टेट आर्ट ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश में उज्जैन में खोली गई थी, जिसका उज्जैन के डोंगला गांव में जो वहाँ के एस्ट्रोनॉमर थे 12 मेरे, उन पे नाम रखा गया है उसका, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो वो है अपनी इंदौर में। ऋतु वेधशाला कहाँ पे है, इंदौर में है। तो एरिया वाइज हम समझ लेते हैं कि कैसा क्लाइमेट रहता है। कि मालवा वाला एरिया में मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर रहता है। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है बघेलखंड वाला एरिया है, वहाँ भी मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर रहता है। जो सतपुरा वाला पार्ट है वहाँ कोस्टल टाइप ऑफ टेम्परेचर रहता है, वहाँ लैंड ब्रिज और वैली ब्रिज चलते रहती हैं, तो वहाँ भी कम टेम्परेचर रहता है। और जो नर्मदा वैली वाला है वहाँ समर हॉटर होती हैं और कोल्डर कम होती हैं। और जो बुंदेलखंड वाला है वहाँ कॉन्टिनेंटल एंड ड्राई क्लाइमेट टाइप का रहता है। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो ऐसे हमने देख लिया कि जो ना मालवा और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ ड्राई ट्रॉपिकल है। बेस्ट ईस्टर्न वाले पार्ट में बात करें तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल भी है। साउथ में जो कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। तो ऐसे क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है ना। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कोपेंस क्लासिफिकेशन क्या है, कोपेंस ने मध्य प्रदेश को ऐसे 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे ज़्यादा जो MPPSC प्री में क्वेश्चन नहीं आते, ना कि मेंस में आते, तो ये पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ये क्लाइमेट के कुछ फैक्ट्स थे जी। मैंने डिटेल में आपको इतना बड़ा लेक्चर हो गया, ये डिटेल में समझा दिया है, इसलिए समझाया कि आप भूले नहीं। क्वेश्चन तो सिर्फ जो फैक्ट्स मैंने पढ़ा है, कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, कहाँ कम टेम्परेचर, कौन सा हॉटेस्ट मंथ, जो कौन सा कोल्डेस्ट मंथ, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बस, तो ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है।